हेलो स्टूडेंट। तो अपना कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। हाँ, आगे हम गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमने कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिक जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे वो हमने क्लियर किए। उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाया। ठीक है। मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है, उन पर जो न्यूमेरिकल करवाए हैं, उसके अलावा मैं लास्ट में और एज ए रिवाइज आज केवल मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। ठीक है। तो आप ये न्यूमेरिकल जो है ये पूरे न्यूमेरिकल एज ए कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। अगर आप इस तरह की न्यूमेरिकल को एक बार समझ लेते हो और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो है ना, आप ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है। आप अपनी ट्रिक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और जो टाइम जो है, ठीक है, उसको आप लेस कर सकते हो। ठीक है। मतलब जो सॉल्व करने का जो टाइमिंग है वो आप डिक्रीज हो जाएगा अपने आप। ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, ए चार्ज कॉर्क बॉल, ठीक है, ऑफ मास m इज सस्पेंडेड ऑन अ लाइट स्ट्रिंग। एक अपने पास में एक चार्ज्ड कॉर्क बॉल है जिसका मास m है। ठीक है, मास इसका m है और ये कोई लाइट स्ट्रिंग है उससे सस्पेंडेड है यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ये है, where A and B are positive numbers, the ball is in equilibrium at theta। और A और B इसमें क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, कांस्टेंट वैल्यूज होगी और जो ये सिस्टम है वो इस थीटा एंगल पर इक्विलिब्रियम में है। इसमें दो क्वेश्चंस है, द चार्ज ऑन द बॉल, एक तो इसका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि जो इसमें टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक थीटा एंगल बनाते हैं। कहने का मीन्स ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, दो मतलब इस प्लेन में ये लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में और वाई में। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं आई के बार है और बी जे के बार है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, E is इक्वल ए न्यूटन पर कूलम, और इस वाली डायरेक्शन जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू है बी न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया होगा ये तो पॉइंट। अब आप देख सकते हो कि ये इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो वो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मूव करेगा, और अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये बी की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि इस पर इस डायरेक्शन में है ना एक फोर्स अप्लाई होगा, वो क्या होगा, क्यू ई एक्स। ओके। और इस अपवर्ड डायरेक्शन में जो इस पर फोर्स अप्लाई होगा वो होगा क्यू ई वाई। ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। तो अब अपन क्या देख रहे हैं कि इसका मास है तो इसका कोई वेट फोर्स होगा और उस वेट की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी, एंड दैट विल बी एफ जी। ओके। और अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, स्ट्रिंग में एक टेंशन भी क्रिएट होगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये इसका टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, टी कोस थीटा। ठीक है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसका वर्टिकल जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो इस साइड में होगा, टी साइन थीटा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से ओवरऑल हम देखें तो अब ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम में आ गई तो हम इसके लिए बैलेंस इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो सिंपली हमें केवल लिखना क्या है, इसमें बैलेंस्ड इक्वेशंस लिख देनी है। ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो बैलेंस इक्वेशन में हम पहले देखें हॉरिजॉन्टल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल में अपन देख रहे हैं टी साइन थीटा और क्यू ई एक्स, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। टी साइन थीटा
इज इक्वल टू क्यू ई एक्स, बट टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई एक्स की वैल्यू मैंने बता ही दिया, यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट में अपन देख रहे हैं दो फोर्सेस है, ये दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये इसके वेट को बैलेंस कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा प्लस क्यू ई वाई इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ई वाई इज द कैपिटल बी, सो टी कॉस थीटा, ठीक है। मैं इसको इस साइड में ले जाकर इसको लिख दूंगा एम जी माइनस क्यू इंटू बी हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सोल्व करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को इससे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। जब हम डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या मिल जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू ए डिवाइड एम जी माइनस क्यू बी हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। बस आपको चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, एम जी इंटू टेन थीटा माइनस क्यू बी इंटू टेन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू ए, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को इधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि ये क्या बनने वाला है, क्यू ए प्लस क्यू बी टेन थीटा एंड इक्वल टू एम जी टेन थीटा हो जाएगा। अब आपको क्यू फाइंड करना है। तो बताओ क्यू कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी टेन थीटा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, एम जी टेन थीटा एंड डिवाइड ए प्लस बी टेन थीटा। ओके, तो ये इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मिल गया आपको। देखिए आपको चार्ज आ चुका है, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड आ चुका है। बस आपको इसका मास गिवन होगा, ठीक है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि इसका मास क्या है, एम है, यहाँ पर मास गिवन होगा, जी की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा आपको इसमें गिवन होगा डायग्राम में, ए और बी यहाँ पर अगर गिवन होंगे तो आप वैल्यू पुट कर दो तो ये क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन इसका क्या है, इसमें आपको टेंशन फाइंड करना है। अब देखो टेंशन बहुत इजी हो गया। क्यू जो है उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू ए, ओके सॉरी क्यू की वैल्यू क्या है, एम जी टेन थीटा एंड डिवाइड ए प्लस बी टेन थीटा एंड इंटू ए। ओके, तो ये काम हो गया इसका। अब आपको केवल ये टी फाइंड करना है, साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए इस चीज़ को। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कि क्या बनने वाला है, टेन थीटा एम जी, टेन थीटा को मैं लिख देता हूँ क्या, साइन थीटा एंड डिवाइड कॉस थीटा एंड डिवाइड ये आकर इधर इससे डिवाइड ही तो होगा। क्लियर यहाँ तक। अब एक बात सोचिए कि जब ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बनने वाला है, देखिए a प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप टेन थीटा ही रहने दीजिए, टेन थीटा क्योंकि वापस वही बनेगा और साइन थीटा इसमें आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर है ना, ये डिवाइड होगा तो इंटू साइन थीटा ही बनेगा। अब बताओ साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो टी इक्वल क्या बन गया, एम जी वन डिवाइड कोस थीटा एंड डिवाइड ए प्लस बी टेन थीटा एंड वन डिवाइड कोस थीटा इज सेक थीटा। तो टी इक्वल एम जी सेक थीटा एंड डिवाइड ए प्लस बी टेन थीटा। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया है, टेंशन, है ना, फाइंड कर लिया हमने इजीली। तो हमने दो क्वेश्चन इसमें इजीली सोल्व कर लिया है। ये इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रेजेंट था और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या देख रहे हो कि ये सिस्टम जो है वो बैलेंस है। बैलेंस क्यों है, तो आपको इसकी बैलेंस
कि जो रीजन है, जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई है, पहले आपको वो देखना होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग है। इसका जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू है ए, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू है बी। तो बी की वजह से मतलब ये वर्टिकल की वजह से तो ऊपर जा रहा होगा, और इसकी वजह से ये इस साइड में जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फिर फाइनली एक बार ये बैलेंस ही हो जाएगा। बैलेंस तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल में है, वेट फोर्स भी होगा। तो कहने का मीन्स ये जब ये ओवरऑल बैलेंस होगा तो इसको बैलेंस करने वाला कौन कौन होगा। तो अपन देख रहे हैं कि स्ट्रिंग में एक टेंशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये टेंशन जो है अब इस वाली एक्सिस के साथ में थीटा एंगल ही क्रिएट करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट, इसको हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये क्यू ई वाई, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो ये टी साइन थीटा बैलेंस कर लेगा किसको, क्यू ई एक्स को, ठीक है। और ई एक्स की वैल्यू मैंने लिखी दी है, ए है। और टी कॉस थीटा प्लस क्यू ई वाई ये इक्वल होंगे एम जी, मतलब ये बैलेंस हो जाएंगे। ई वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, बी होगा। फिर आपको डिवाइड करना है और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू आ जाएगा। फिर क्यू की वैल्यू जो है आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देनी है। फिर आप टेंशन इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ओके, तो आपको एक न्यूमेरिकल क्लियर हो गया जो अभी मैंने करवाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कौन सी स्पेस पर है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी एक इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, याद हो तो लेमडा डिवाइड 4πε0 r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसके फॉर्म में हमने फाइंड किया था। फिर हमने सेमी सर्कुलर आर्क वगैरह इनके फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी, ठीक है। फिर उस पर बेस मैंने आपको 2 एप्लीकेशंस क्लियर करवाई, ठीक है। और अब हम उसी पर बेस एक और एप्लीकेशन है, एक न्यूमेरिकल और है, आप इसको देख लीजिए। ये मैंने क्या इसको सॉल्व करके, है ना, फटाफट, ताकि मैं जल्दी एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है, टाइम नहीं लगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये अपने पास में एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का। देखो क्वेश्चन में क्या, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसकी जो चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या गिवन है आपको, लेमडा गिवन है। इसमें कहा गया कि इस वायर को जो है, जो ये फिगर गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, ऐसी कोई शेप इसको दी गई है, ठीक है। अब ये वायर जो है, देखिए ये इसमें बताया कि इस वायर में कि इसका एक पार्ट जो है, इधर वाला जो पार्ट एंड होगा वो जेड एक्सिस में है, और इधर वाला जो इसका एंड होगा वो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है। लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि ये वायर ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट जो है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेमी सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद में इसको आगे माइनस जेड एक्सिस तक इसको एक्सटेंड किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें क्या कुछ कहा है कि जो इसके जो सेंटर पॉइंट पे है, यहाँ पर कोई एम मास तथा और एक क्यू चार्ज का एक पार्टिकल है। अगर वो पार्टिकल को यहाँ रख देते हैं तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है, एट द टी टाइम इक्वल 0 जस्ट आफ्टर द पार्टिकल इज रिलीज। जैसे इस पार्टिकल को यहाँ पर रखकर छोड़ देते हैं तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, हमें अगर एक्सेलेरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले उस पर फोर्स फाइंड कर लेते हैं। वी नो फोर्स F इक्वल एम ए, तो उससे आपको एक्सेलेरेशन मिलेगा, ठीक है। अब फोर्स कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर फोर्स वाला ऐसा कोई टर्म दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमें फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना होगा। फिर अपन जानते हैं F इक्वल क्या होता है, Q इंटू ई होता है, और उससे हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, और फिर हम इजिली जो एक्सेलेरेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मैं इस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ताकि आप इजीली इस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सको। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, फास्ट वे से भी, लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, पूरी तरीके से इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा है ना, इस डिटेल से। अब आप देख सकते हो, सबसे पहले आप इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ फाइंड कर लीजिए। फिर इस वायर की वजह से आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लीजिए। फिर ये सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लीजिए। तो ये फाइंड करके हम तीनों सुपरपोज हो रहे होंगे, उनको आप ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अपने पास में एक वायर है जो सेगमेंट 1 है, उस सेगमेंट 1 के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहूँगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, देखो ये वायर है और ये अपना पी पॉइंट है,
तो इस पी पॉइंट, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर, इसका मतलब इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ऐसे। क्लियर यहाँ तक? तो जब आप इसको टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक ये वाला कंपोनेंट होगा माइनस जेड एक्सिस वाला होगा। तो अपन जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, एक वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता है, ठीक है, और उसका एक एंड जो है वो डिफाइनाइट होता है, तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, लैम्डा डिवाइड 4/ε0r होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक तो कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और एक कंपोनेंट माइनस जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो मैंने इस सेगमेंट के दो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसको लैम्डा डिवाइड 4/ε0r आई केप और दूसरा वाला कौन सा है, लैम्डा डिवाइड 4/ε0r माइनस के केप, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेगमेंट 1 का इस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये सेगमेंट 1 के लिए आ गया। अब आप देखिए सेगमेंट 2 की बात करते हैं। अब ये सेगमेंट 2 जा रहा है और इस सेगमेंट 2 के लिए ये पी पॉइंट यहाँ पर है ना, ये इधर जा रहा है, ये पी पॉइंट यहाँ पर है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, इधर जाएगा तो फिर एक कंपोनेंट इधर जाएगा माइनस एक्स एक्सिस के लो और एक कंपोनेंट इधर जाएगा प्लस जेड एक्सिस के लो, ठीक है। तो मैं इसको अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ। सो E2 इक्वल माइनस लैम्डा डिवाइड 4/ε0r आई के प्लस लैम्डा डिवाइड 4/ε0r के हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन, सेमी सर्कुलर रिंग बच गई। अब इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए आप चेक कर सकते हो, सेमी सर्कुलर रिंग है और इसके लिए पहले तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग इज लैम्डा डिवाइड 2/ε0r। ये सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में करवा दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, अपन जानते हैं लैम्डा डिवाइड 2/ε0r होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, और उसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर किधर जा रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब माइनस जेड एक्सिस, सॉरी माइनस जे एक्सिस, सॉरी माइनस जे कैप, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड 2/ε0r माइनस जे कैप हो गया। अब आप देख रहे हो पी पॉइंट पर ये तीनों क्या हो रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो फाइनल पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, लैम्डा डिवाइड 2/ε0r मिल जाएगी। सो फोर्स F इक्वल क्या मिलेगा, Q, अपन जानते हैं फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल चुकी है, तो अब हम यहाँ पर फोर्स फाइंड कर सकते हैं, और अपन जानते हैं फोर्स F इक्वल क्या होता है, QE होता है। सो F इक्वल Q इंटू EP हो जाएगा। एंड अब देखो EP की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब बचा क्या, आपको क्या पूछ रहा है इसमें, एक्सेलेरेशन, एंड वी नो F इक्वल ma होता है। सो F इक्वल ma, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा Q लैम्डा डिवाइड m इंटू 2/ε0r हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसका एक्सेलेरेशन फाइंड कर लिया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, ओके। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में जो है क्या कहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक साइड ये वाली हो जाएगी। इसमें कहा है कि 3 वर्टिसेस है, इन तीनों वर्टिसेस पर जो है माइनस Q1 चार्ज रखे हुए हैं और एक Q2 चार्ज है, ठीक है। उस Q2 चार्ज को इसके सेंटर जो है, इस सेंटर से यहाँ पर r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, हर एक चार्ज से, हर एक वर्टिसेस से, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर अपन देखेंगे इस -Q1, ये -Q1, ये -Q1, ये इस Q2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स की वजह से जो इसमें SHM प्रोड्यूस होगा, उस SHM का टाइम पीरियड इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये है अपना, तो टाइम पीरियड अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली समझाऊं तो आप क्या देखोगे, देखिए कि ये -Q1 चार्ज होगा, ये -Q1, ये -Q1, और ये यहाँ पर क्या है यहाँ पर है Q2। अब देखो ये इस तरफ ऐसे इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये यहाँ पर है तो ये ऐसे इस पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इन तीनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा क्या, इसका केवल एक ये वाला कंपोनेंट बच गया, ठीक है। ये कंपोनेंट इसको इस तरफ लेकर जाएगा और फिर इसमें क्या क्रिएट कर देगा, SHM इसमें क्रिएट कर देगा। क्लियर ही आता है। अगर अब इसमें आप देख रहे हो कि अगर इसमें SHM है
तो SHM है, तो फिर हम इसके लिए चेक कर लेते हैं कि इस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ताकि आप इसका SHM इजीली फाइंड कर सको। ठीक है, तो आप देखिए इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना अप्लाई हो रहा है। F इक्वल में डायरेक्टली बताऊं तो 3 कंपोनेंट बचे हैं। ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वो क्या हो जाएंगे 3F cos थीटा, 3F इसको मैं है ना FR कर देता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स 3F cos थीटा हो जाएगा। मैंने अभी बताया, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे cos थीटा के फॉर्म में, 3 फोर्सेज अप्लाई है। ठीक है, तो वो एड अप हो जाएंगे। अब देखो F जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर आप जानते ही हो, F की वैल्यू क्या होगी Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड, ये डिस्टेंस जो है वो सेम है, यहाँ पर R है सबके लिए। ठीक है, सो F इक्वल क्या होगा K। ठीक है, F इक्वल K Q1 इंटू Q2 डिवाइड R स्क्वायर होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए cos थीटा की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका cos थीटा टर्म जो है वो क्या होगा, यहाँ पर cos थीटा वाला टर्म क्या हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए एक बार, देखो ये इस तरीके से है और एक यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो थीटा था, cos थीटा चाहिए आपको, तो cos थीटा के लिए आपको जो है किसकी नीड होगी, इसके यहाँ की बेस की आपको नीड हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो बेस है और ये अपने पास में क्या गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। मान लो कि इसका बेस जो है उसको x पर इसको क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, x डिस्टेंस पर इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो अपने पास में r तो गिवन है ही, तो मैं सिंपली यहाँ पर अब क्या बता सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड r हो जाएगा। सो रिजल्टेंट फोर्स FR विल बी इक्वल टू 3K Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड R स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड R हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अब देखिए आप इसको है ना, मतलब जब आप इसको डिस्प्लेस जो है, आप जैसे इसको इधर डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, या इधर डिस्प्लेस करोगे, तो इस पर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो आप इसको फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे होते हो, मतलब एक्स जो है वो अपना डिस्प्लेसमेंट है, तो इस वजह से आप यहाँ पर साइन यूज कर सकते हो माइनस में। क्लियर है यहाँ तक। सो FR इक्वल -3K Q1 इंटू Q2 इंटू एक्स एंड डिवाइड क्या बनेगा, RQ बन जाएगा। अब बताओ FR इक्वल क्या होता है, FR इक्वल होता है MA। सो MA इक्वल टू -3K Q1 इंटू Q2 x डिवाइड RQ। सो A विल बी इक्वल टू -3K Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड M RQ इंटू x हो जाएगा। सो हियर वी सीन दैट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, कहने का मीन्स है कि एक्सेलरेशन जो है ये इस डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, बट डायरेक्शन में कैसा होगा, अपोजिट होगा, तभी तो इसमें SHM क्रिएट होगा। ठीक है, और अब हम अगर ये ऐसा हो रहा है तो अपन जानते हैं ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 3K Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड M R³ होगा। क्लियर यहाँ तक, ये R³ है। सो ओमेगा इक्वल क्या बन गया, √3K Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड M R³ हो जाएगा। सो T इक्वल 2π डिवाइड ओमेगा। सो T इक्वल 2π डिवाइड ओमेगा मीन्स MR³ एंड डिवाइड 3K Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब देख लीजिए आप, तो क्या मिल चुका है हमें, इसका टाइम पीरियड मिल चुका है, इसमें SHM क्रिएट हुआ है। क्यों हुआ, ठीक है, ये मैंने आपको रीजन पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। -Q1 चार्ज, -Q1 चार्ज, -Q1 चार्ज, या Q2 चार्ज रखा हुआ है, x डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इसको जब डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, x डिस्टेंस पर है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स इधर अप्लाई हो रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि इसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इस सेंटर से यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लगेगा, इसकी यहाँ पर लगेगा। तो ओवरऑल इनका जो कंपोनेंट जो बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बनेगा वो इस तरफ जाएगा, ऐसे सेंटर से होता हुआ।
ठीक है, और उसकी वजह से इसमें SHM क्रिएट हो जाएगा। जब ये यहाँ से इधर, क्योंकि यहाँ पर पहुंचेगा सेंटर पर, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तब ये इसको पास कर जाएगा इधर, फिर ये बिल्कुल ऐसे ही इधर फोर्स लगाएगा, फिर ये इस तरफ जाएगा, तो इसमें SHM क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब ये यहाँ पर है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर ही है, जो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया, A प्रोपोर्शनल टू -x से। क्लियर हो गया होगा। अब आप देख रहे हो कि 3 फोर्स है, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, इसलिए तीनों सेम डायरेक्शन में, तो मैंने रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टली लिख दिया FR इक्वल 3 cos थीटा। F तो आपको समझ में आ गया होगा, Q1/Q2 डिवाइड R²। cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा आप देखिए कि ये अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और ये R होगा, ठीक है, ये R होगा और ये क्या होगा, X होगा। तो ये एंगल जब थीटा होगा तो आप बता सकते हो कि इसका cos थीटा क्या होने वाला है। तो cos थीटा इक्वल X डिवाइड R हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। एंड वी नो F इक्वल MA मिल गया, ठीक है। A क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस साइन यूज कर लिया है, माइनस साइन क्यों यूज किया, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है। मैंने ये यूज कर लिया, A मिल गया, इससे प्रूफ हो गया SHM हो रहा है, SHM हो रहा है, तो आप इसको कंपेयर करवा दीजिए A इक्वल -ω² से, तो ω² के इक्वल ये हो ही जाएगा, फिर ओमेगा ये बना, T इक्वल 2π डिवाइड ओमेगा, सो T इक्वल 2/√mr³ डिवाइड 3K/Q1/Q2 हो जाएगा। ओके, तो ये SHM पर बेस न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, और अगला जो न्यूमेरिकल है वो किस पर बेस है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले पर बेस न्यूमेरिकल है, ठीक है। जो मैंने आपको उस टाइप के न्यूमेरिकल पहले भी करवा दिए थे, एक और न्यूमेरिकल हम उस पर ले लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि आपको एक बॉल है, ठीक है, कहा है कि एक बॉल है और उसका रेडियस जो है R है, और पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो गिवन है ρ इक्वल ρ0 1 - स्मॉल r डिवाइड कैपिटल R। यहाँ पर ρ0 जो है कांस्टेंट है और स्मॉल r पर ये डिपेंड है, और r तो रेडियस है ही, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, ठीक है, उससे बॉल के अंदर और बाहर दोनों पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपना। तो अब देखिए यहाँ पर आप ये इसको इस तरीके से समझिए, ये अपने पास में यूनिफॉर्मली चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज से एक बॉल होगी, इस तरीके की बॉल है, ठीक है। रेडियस इसका है कि इसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल R है, देखिए रेडियस इसकी क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। डेंसिटी आपको इसकी गिवन है, पूछा क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जब R लेस देन कैपिटल R हो तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी। अब देखिए बहुत सिंपल है, जब इसकी डेंसिटी जो है, मतलब जब अंदर पूछा है तो अंदर के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर स्मॉल r पर, ठीक है। तो आप एक काम कर लीजिए भाई, इसका जो है चार्ज जो है इसके अंदर चार्ज कितना इसमें प्रेजेंट है वो चार्ज फाइंड कर लीजिए। अगर वो आपको चार्ज मालूम हो गया तब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं कि इसका चार्ज क्या होगा, तो कंसीडर कर लो कि इसका चार्ज जो है वो क्या है, dq है, ठीक है। अब आप ये जो आपने R जो वैल्यू ये ली है, ठीक है, ये R वैल्यू जो है वो किसके लिए हो जाएगा, मतलब आपने एक तरीके से इसके अंदर वही एक स्फीयर वाला पार्ट इसमें पोर्शन कंसीडर किया है। तो अगर ये स्फीयर वाला स्मॉल r का एक स्फीयर है तो इसका आप वॉल्यूम बता सकते हो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4πr² इंटू dr हो जाएगा, है ना। dr यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लेना, dr जो है ये क्या है, इसकी थिकनेस है, ठीक है। dr ये इसकी क्या है, थिकनेस होगी। तो आपको केवल इसमें फाइंड करना है कि इस पर चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो मैं उस चार्ज को क्या लिख रहा हूँ, dq, एंड dq इक्वल क्या होगा, रो इंटू dv होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो dq इक्वल रो की वैल्यू क्या है, ρ0 1 - स्मॉल r डिवाइड कैपिटल R, एंड dv क्या है यहाँ पर 4π स्मॉल r² इंटू dr है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें इसका है ना केवल इंटीग्रेशन कर देना है ताकि आपको क्या मिल जाए, इसका चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ, ये तो क्यों हो गया, इंटीग्रेशन होगा 0 to r हो जाएगा। तो 0 to r इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल r है ना, इसी पे तो आपको चार्ज चाहिए होगा।
ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, रो नॉट को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, है ना, और 4 पाई भी आ रहा है बाहर तो उसको भी आप ले लीजिए। 4 पाई रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइड कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको और फर्दर आगे सोल्व कर लीजिए। सो क्यू इक्वल 4 पाई रो नॉट, मैं देखो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और फिर यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ ये आर क्यूब हो जाएगा। और आर क्यूब का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आर की पावर 4 डिवाइड 4 बन जाएगा, तो माइनस आर की पावर 4 डिवाइड 4 और ब्रैकेट इसमें क्या है, कैपिटल आर भी है। लिमिट आप 0 से स्मॉल आर पुट करिए तो इसका मतलब यही फाइनली वैल्यू इसमें बनने वाली है। सो इसका क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इसका क्यू, ठीक है। सो इसका क्यू कितना हो गया, 4 पाई रो नॉट, ठीक है, और आर क्यूब माइनस आर द पावर 4 एंड डिवाइड 3, सॉरी डिवाइड 3 एंड डिवाइड 4 आर हो गया। क्लियर यहाँ तक, है ना? पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो आपको यही मिलने वाला है फाइनली। ठीक है, आपने क्या किया है, आपको क्या करना था कि इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है वो आप इसमें फाइंड कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो ताकि हम के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसकी थिकनेस क्या है, डी आर है। तो आप ये चेक कर सकते हो कि इस पे चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें डेंसिटी तो पहले से गिवन है ही। ठीक है, सो डी क्यू इक्वल अपन जानते हैं रो इक्वल क्या होता है, डी क्यू डिवाइड डी वी होता है। सो डी क्यू इक्वल रो इंटू डी वी हो जाएगा। रो की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइड कैपिटल आर, डी वी इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसका इंटीग्रेशन करना है ताकि आपको टोटल चार्ज मिल जाए 0 टू स्मॉल आर। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब बाई 3 मिल गया। आर क्यूब बना तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर टू पावर 4 डिवाइड 4 बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला टर्म बन गया। तो अपने पास में क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब बताओ चार्ज आ गया तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, है ना, अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड। ठीक है, के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ क्यू इन के, क्यू की वैल्यू अपने पास में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई, है ना, सॉरी 4 पाई रो नॉट। एक काम कर दीजिए आप, क्यू की वैल्यू भी पुट कर दी, सॉरी के की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं डिवाइड में क्या कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, एंड डिवाइड क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लीकेशन करके मैं लिख देता हूँ इसको क्या, आर क्यूब बाई 3 माइनस आर टू द पावर 4 डिवाइड 4 आर लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ से 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई इन इक्वल रो नॉट डिवाइड, देखिए क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर आप अंदर भेज दीजिए तो क्या बनने वाला है, आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 आर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 आर हो गया। ये क्लियर हो गया, बताइए। ठीक है, तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल चुकी है आपको। ठीक है, इनसाइड के लिए। ठीक है, अब बताओ आउटसाइड के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको आउटसाइड मतलब इसका यहाँ, अब इस पूरे स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है, तो आप कहोगे पूरे स्फीयर के लिए ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो जानी चाहिए, कैपिटल आर की। तो सेकंड पोर्शन क्या है कि व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, देन टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज, है ना, स्फीयर अपने पास में कौन है, बॉल है, सो टोटल चार्ज ऑन द बॉल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल आपको क्या लेना होगा, कैपिटल आर। तो आप इसी में आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल आर लिख देना होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल चार्ज में इसको क्यू लिख देता हूँ, सो क्यू इक्वल 4 पाई रो नॉट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बताओ, आर क्यूब बाई 3
माइनस आर द पावर 4 एंड डिवाइड 4r बन गया। देखिए ठीक है, ये r से r कैंसिल हुआ, q इक्वल 4 पाई रो नॉट ब्रैकेट में बन गया r³ 3 माइनस r³ 4 हो गया। अब आप इसको और फर्दर आगे सोल्व कर लीजिए, q इक्वल 4 पाई रो नॉट, ठीक है, ये 12 हो गया और ये कितना हो जाएगा 4 होगा और ये 3 होगा, तो है ना कितना बचना है r³ भी बचेगा, तो मैं इसको r³ लिख दूँ इसको सोल्व करेंगे तब, ठीक है, और ये 3 टाइम कैंसिल होगा, सो q इक्वल कितना बच रहा है यहाँ पर पाई रो नॉट r³ एंड डिवाइड 3 बन गया। तो ये आ गया इस पर टोटल चार्ज, क्लियर है तक। अब टोटल चार्ज आ गया तो हम इसकी आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। सो ई आउट इक्वल KQ एंड डिवाइड r² लिख देता हूँ, या सॉरी स्मॉल r होगा, है ना, आउटसाइड ले रहे स्मॉल r², ठीक है। सो ई आउट विल बी इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है पाई रो नॉट r³ डिवाइड 3 चल ही रहा है, ठीक है, K क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² एंड दिस 3, ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बस ये टर्म बन गया। सो ई आउट कितना आ जाएगा इसके लिए रो नॉट r³ डिवाइड 12 एप्सिलॉन नॉट r² हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, इस कैपिटल R यहाँ पर कर देना, तो तब भी शायद तक ये ही बनने वाला होगा, है ना, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल चुकी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। बस इसमें क्या करना है आपको, पहले चार्ज फाइंड कर लेना है इनसाइड और आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो पहले तो आप इस वाले स्फीयर पर चार्ज टोटल चार्ज फाइंड किया ताकि हम इस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता सके, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाली फाइंड हो गई। बाहर के लिए आपको क्या करना है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एक पॉइंट लोगे तो ये पूरे ये वाला जो बॉल है एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब इसका चार्ज जो है टोटल वो क्या होना चाहिए, तो आप स्मॉल r इक्वल क्या रख दोगे कैपिटल R यहाँ वाले इस फॉर्मूले में, ठीक है। मैं यहाँ तो लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप ये वैल्यू पुट कर देना, तो ये आपको इसका, है ना, पूरी बॉल पर टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ बता सकते हो, और ये इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई आउटसाइड के लिए। तो हमने दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली, इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतनी ही अपन न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अपन ने अब तक जो पोर्शन पढ़ा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि जो कि जेई मेंस और एडवांस लेवल पर आपको मतलब उस लेवल के कॉन्सेप्ट को आप इजीली क्लियर कर सकते हो, और आप कोई भी किसी भी तरीके के, मेरे हिसाब से तो ये सफिशिएंट है, इतना नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट होगा एडवांस लेवल तक के लिए, ठीक है। हालांकि न्यूमेरिकल्स और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन ये मैंने ऐसे मान के चलो ये एज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग न्यूमेरिकल है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा नीट के लिए भी। तो नीट के लिए हालांकि इतने एडवांस लेवल के लिए नहीं होते हैं, बाकी मेंस और जेई एडवांस जो है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। एनडीए के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे हम कल पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू।